नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले आधे घंटे में आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपके साथ करेंगे साझा। और जब हम दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो कल एक बड़ा उतार चढ़ाव भारतीय शेयर बाजार ने देखा। आज वीकली एक्सपायरी है और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस वक्त मुनाफा वसूली के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आर्थिक खबरों का जिक्र किया जाए तो डावोस में भारत का विजन किस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया है और ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है विकसित भारत की संकल्पना के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया को बताया नए भारत का विजन। कहा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। ईपीएफओ ने नवंबर 2024 का अस्थायी पेरोल डेटा किया जारी। संगठन से जुड़े नए सदस्यों की संख्या में करीबन 14 लाख से ज्यादा का इजाफा। एनएससी में जो तमाम निवेशक हैं उनकी संख्या में आया बड़ा उछाल। यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 11 करोड़ के पार। 5 साल में करीब 3.5 गुना बढ़ गए हैं निवेशक। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 170 अंकों के दबाव के साथ 76,235 पर, वहीं निफ्टी में भी 52 अंकों का दबाव 23,103 पर इस वक्त हो रही है ट्रेडिंग। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी दिन भर हमारी नजर। और आइए देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का जो शुरुआती क्यू था आखिरकार वो किस तरफ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि सपाट तारे में कारोबार करते हुए भारतीय शेयर बाजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के क्यूज भी कहीं ना कहीं सुस्त थे। 23,140 का लेवल, 35 अंकों का दबाव। शेयर बाजार को अगर देखें तो जो करंट आंकड़ा है वो 76,309 का और 100 अंकों की गिरावट देखी जा रही है बीएसई सेंसेक्स में। और निफ्टी में भी 23,111 का लेवल, 44 अंकों का दबाव। ये शुरुआती ओपनिंग काउंटर है जहां 170 अंकों का दबाव देखा जा रहा था। अभी 100 पॉइंट्स नीचे भारतीय शेयर बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं निफ्टी में भी अभी के लेवल्स पर 44 अंकों की गिरावट है। वहीं बीएसई आईटी, टेक, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स, ऑटो, टेलीकॉम, ये तमाम सेक्टर इस वक्त दबाव के साथ। लेकिन कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन है? बीपीसीएल, अल्ट्रा सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, विप्रो टीसीएस की अगर बात कीजिए, खास तौर पर जो आईटी क्षेत्र है, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पूरा आईटी सेक्टर इस वक्त झूमता हुआ, उसका असर हम भारतीय शेयर बाजार पर भी देख रहे हैं। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली इस वक्त हावी है? क्योंकि ऑटो, टेलीकॉम, रियल्टी सभी इस वक्त लाल निशान में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल नतीजे घोषित किए गए, अनुमान के हिसाब से अच्छे नतीजे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रॉस मार्जिन्स इफेक्ट हुए हैं, उसकी वजह से स्टॉक इस वक्त दबाव में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी, बीएल, नेस्ले इंडिया, एक एफएमसीजी का काउंटर, 2 दिग्गज काउंटर्स कैपिटल गुड्स के और साथ ही साथ एक काउंटर फाइनेंशियल सेक्टर का दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तमाम अगर एशियाई बाजारों को देखिए तो हैंग सेंग, स्ट्रेट टाइम्स और जापानी बेंचमार्क निकाई इस वक्त बढ़त के साथ और डाउ फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ खुलने का इशारा कर रहे हैं। तो आइए दुनिया भर के बाजारों के बाद सीधा रुख करते हैं आज से जुड़े हुए फोकस की तरफ। तो आज का फोकस जुड़ा हुआ है डावोस यानी कि स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों से, जहां इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। और ये बैठक क्यों भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड का दौरा कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। पहली बार बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया है इस बार डावोस में। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मंच है वहां पर आयोजन होता है इस मीटिंग का। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कल क्या रहना चाहिए भारत का विजन आगे आने वाले सालों में, उस पर एक संबोधन दिया, जहां पर नए भारत के विजन से अवगत कराया गया वहां के लोगों को। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 4 नई पीढ़ी की ट्रेन की शुरुआत की गई, यानी कि रेलवे सेक्टर में अब आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भारतीय रेलवे में जो परिचालन की दक्षता है यानी कि कॉम्पिटेंस है और उसकी सुरक्षा में वृद्धि हुई है।
और प्रधानमंत्री के जो अनुभव रहे रेल यात्रा से जुड़े हुए, उसकी वजह से सेक्टर को सुधारने में, ट्रांसफॉर्म करने में, रिफॉर्म करने में बहुत अहम मदद मिली। और ये जब हम भारत मंडप यानी कि तमाम उन स्टेशंस को भी जोड़ने की बात करते हैं, उस लिहाज से बेहद अहम। सेमीकंडक्टर जो फ्यूचर सनराइजिंग सेक्टर माना जा रहा है, इस कार्यक्रम में भी भारत को विश्वास है, क्योंकि मेड इन इंडिया चिप्स यानी कि चिप सेक्टर जो है वो इस वर्ष बाजार में आएगी। तो जो तगड़ा कंपटीशन मिलता है ताइवान, चाइना से, उसके साथ हम खड़े होने का मादा रखते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जब हम दुनिया भर की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को कंपेयर करते हैं तो सबका विश्वास है। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जिक्र उन्होंने किया, कैसे जो नियामक ढांचा है या फिर प्रणाली है उसको दुरुस्त करने का मादा रखता है, और वैश्विक स्तर पर कैसे भारत को एक अग्रणी राष्ट्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य की प्रतिबद्धता का भी जिक्र उन्होंने किया। और मैन्युफैक्चरिंग हब जो तमाम अलग अलग सनराइजिंग सेक्टर्स है, चाहे हम ड्रोन्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स, चिप इंडस्ट्री, इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। और ये जो विजन है, इस विजन की जो परिकल्पना है वो इस मंच से साझा की है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और स्विट्जरलैंड के दावोस में ही, जैसा कि हमने आपको बताया, कि विश्व आर्थिक मंच में भारतीय नेताओं ने इंडिया फर्स्ट का ये संदेश दिया। इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कई ऐसी राजनीतिक हस्तियां हैं, वो वहां पहुंची। इनमें आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को देख सकते हैं जो अगुवाई कर रहे हैं, भारतीय उच्च प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल हैं, के राममोहन नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी भी शामिल रहे। साथ ही इस बार की अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगी, वो स्टेट्स है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से भी रिप्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के नेता भी शामिल हुए। सभी नेताओं ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया फर्स्ट पर जोर दिया। और वैश्विक आर्थिक मंच की ये 55वीं बैठक जो है वो 24 जनवरी तक चलने वाली है। और इस दौरान भारतीय नेताओं की वैश्विक निवेशकों के साथ ये जो बैठक है वो लगातार जारी रहेगी। और दुनिया भर की कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश की अपील करें, क्योंकि रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही और नौकरशाही से कहीं ना कहीं आज़ादी मिलती हुई। And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves, and we will all work together going forward as one team. And we have had multiple discussions among ourselves how electronics manufacturing, GCC, whether it is one party in the center, another party at state, but we have pushed it to the absolutely without keeping any political considerations, and we'll keep doing that. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के दौरान ही जो CM फडणवीस हैं, उनकी अगुवाई में महाराष्ट्र ने इतिहास रचते हुए राज्य में निवेश के लिए अब तक 54 जो MOUs हैं वो साइन किए। और इन समझौतों से इस राज्य को करीबन 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा। इस भारी भरकम रकम की वजह से निवेश में महाराष्ट्र जो है उसमें 15 लाख के आसपास रोजगार का सृजन होगा। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 3 लाख करोड़ का समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार रिलायंस के साथ समझौते से संभावित 3 लाख नौकरियां जो है वो पैदा होंगी। और अमेजॉन भी मुंबई महानगर क्षेत्र में डेटा केंद्रों में 71,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा, जिससे 83,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। तो महाराष्ट्र के लिए इस पूरे सेक्टर के लिहाज से अच्छी खबर। जहां हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें तो SR रिन्यूएबल लिमिटेड यानी ERL ने भी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के साथ 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता किया। और समझौते के तहत SR समूह राज्य में 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संयंत्र लगाएगी। SR रिन्यूएबल महाराष्ट्र में करीबन 8,000 करोड़ का निवेश करेगी। और महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा के 54 जो MOUs हैं उस पर हस्ताक्षर किए। यानी कि तमाम स्टेट्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके पार्टिसिपेशन का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं यहाँ से हल होता हुआ कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से निवेश आता हुआ। और ऐसा ही कुछ हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ भी, जहां दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बिल गेट्स से मुलाकात की। उन्होंने लिखा कि बिल गेट्स 1995 में उनसे मिले थे, तब IT था यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आज जब वो 2025 में उनसे मुलाकात कर रहे हैं
तो ये AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तस्वीर उन्होंने इसी हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा की है। और इस बैठक के दौरान AI कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इन मुद्दों पर गहन चर्चा और मंथन हुआ है। वहीं इसी फोरम की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल की अगर हम बात करें तो 16 देशों के इसमें 33 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, जिनमें भारत के भी 5 नए औद्योगिक समूह शामिल हुए। इस पहल के तहत इन्होंने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। जो 5 नए औद्योगिक समूह इस क्लस्टर में शामिल हुए उनमें गुजरात का मुंद्रा क्लस्टर, महाराष्ट्र का मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, केरल का ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गोपालपुर औद्योगिक पार्क और आंध्र प्रदेश का काकीनाडा क्लस्टर शामिल हैं। ये पहल वर्ष 2021 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार शुरू की गई और इस समूह ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का जो संकल्प लिया है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2025 के दौरान घोषणा की कि 33 औद्योगिक समूह मिलकर 832 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी लाने का संकल्प करेंगे। तो ये तमाम अहम खबरें रहीं जो कि दावोस से जुड़ी हुई हैं, जिसमें भारत किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व बहुत ज़ोर शोर से कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह आर्थिक विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर चरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दावोस की जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वो तो मनमोहक दृश्य हमें दिखा ही रही हैं, लेकिन आर्थिक चैप्टर जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, जहां पर बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ये थीम है इस बार का दावोस का। आप कितना इसको यथार्थ के साथ जोड़कर देखते हैं जब हम सब कुछ मेड इन इंडिया कहने की बात वहां पर कर रहे हैं? 1971 से चल रहा है डेवोस का, और अभी देख लीजिए 50 कितने साल, 55 साल होने वाले हैं, तो बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है। इसका मेन मुद्दा जो होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जो इंडिया को बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने जिस तरीके बताया कि कुछ 8 प्रदेशों से मंत्री और उनके नुमाइंदे गए हुए हैं और 5 केंद्रीय मंत्री गए हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री 2018 में पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के थे जो वहां गए। वहां तो वैसे दुनिया भर के नेता जाते ही हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री वहां 2018 में गए थे। अब इसका मूल मुद्दा ये है कि अगर हम लोगों ने ग्रोथ जो हम लोग अटेन करना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत जरूरत रहेगी। और आजकल क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आपने देखा है कि इस बार की जो मेन थीम रही है वो थीम ही यही है कि कोलैबोरेटिंग फॉर इंटेलिजेंट एज। पर ये कोलैबोरेटिंग फॉर इंटेलिजेंट एज के नीचे इन्होंने 5 थीम्स लेके चले। जो 5 थीम्स लेके चले वो सब में हमारे इंडिया का बहुत बड़ा रोल भी है, और हम लोग उससे हमें फायदा भी बहुत हो सकता है। आपने जैसे अभी अभी गिनाया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और तेलंगाना में क्या हो रहा है, तो जैसे हम लोगों को उनके एडवांटेजेस मिल सकते हैं। उन 5 थीम्स में क्लाइमेट, जिस पे हमारे प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम बिल्कुल नेट जीरो बनने वाले हैं, हम उस तरह काफी गतिशील हैं। क्लाइमेट के अलावा विमेन हेल्थ पे भी बहुत है जोर दिया जा रहा है। फिर री इमेजिनिंग ग्रोथ है कि जहां पर हम लोगों को इतना झटका लगा है कोविड के बाद, क्या हम उसके बाद दोबारा अपनी रिकवरी और ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं। अब इस सारी चीज में आपने जब चिप की बात कही, तो इंडस्ट्रीज इन द इंटेलिजेंट एज में क्या रोल रहेगा, तो उसके बारे में भी पूरी यहाँ पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा जो ट्रस्ट बनाना है, जो ट्रस्ट की ज्यादा जरूरत है, जिसमें हमने गवर्नेंस नॉर्म्स लेके आने हैं, उसमें एआई को यूज करना है। अब इन सारी चीजों में 5 थीम्स और उसके अलावा जो मेन थीम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इंडिया के लिए बहुत है। इसलिए हमारे जो डेलीगेशन वहां पर गया है 100 लोगों का गया है, और आपने देखा है कटिंग पार्टी लाइंस। आपने डेलीगेशन जिसमें मंत्री जी यूनियन मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, केरला भी है। तो इस तरीके एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव, मैं यूं कहूंगा, एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल टीम वहां पर गया हुआ है, ताकि हर प्रदेश में और केंद्र में भी हम लोग उनसे भी फायदा ले सके और उनको बता भी सकें कि इंडिया कैसे एकदम कटिंग एज पे चल रहा है।
डॉक्टर सिंह, अभी मैं ट्विटर देख रही थी, उसमें हैशटैग डावोस जो है वो ट्रेंड कर रहा है और उसमें जो तमाम अलग अलग राज्य भारत के वहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो इससे जुड़े जुड़े जो मंत्री हैं, हम यूनियन मिनिस्टर जो सिविल एविएशन है किंजरापू साहब, उनकी बात करूँ मैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि भाई अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर देखना चाहते हैं तो उन्होंने वहाँ से जुड़े हुए जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बात की। ऐसा ही कुछ हमने देखा सिविल एविएशन के तरीके से आंध्र प्रदेश के डेटा सेंटर्स को सबसे बड़ा बनाने की बात की जा रही है। इस तरह से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन शायद पहली बार हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर। इसको आप कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच के लिहाज से? देखिए, मैं तो जीएसटी काउंसिल जब बनी थी तब भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वो फेडरलिज्म का पूरा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था। अब भी आप जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि पोलिटिकल डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग और डिफरेंट पार्टीज के लोग वहाँ जी। पर बैठे हैं, वो भी एक फेडरलिज्म का ही एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल है कि देश इस टाइम जब प्रगति कर रहा है। और मैं सोचता हूँ इसमें केंद्रीय सरकार और खास करके प्रधानमंत्री जी की सोच बिल्कुल ठीक है। अगर हमने विकसित भारत बनना है तो केंद्र ने नहीं सिर्फ बनना है और 4 प्रदेशों ने नहीं बनना है, सारे प्रदेश मिलके जुलकर हम लोग विकसित भारत बनेंगे। इसलिए डेवॉस में जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंडस्ट्री और कटिंग एज की बात होती है, जहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए होते हैं, आप देखेंगे एक एक में इतने इतने सेशंस और इतने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, वहां पर प्रदेश के लोग भी गए हों। और उसके 2 मूल कारण मुझे लगता है। एक तो प्रदेश खुद सुनेगा, प्रदेश के लोग, ऑफिशियल्स, चीफ मिनिस्टर खुद सुनेंगे कि कहाँ पर दुनिया जा रही है और वहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस से बात करके हम लोग इसको अपने स्टेट में ला सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पर वहाँ से विदेश से लोग आएंगे या विचार आएंगे या टेक्नोलॉजी आएगी, उसी तरीके लोगों को भी पता चलेगा कि जो भारत देश है उसमें कितना गति आई हुई है, कि प्रदेश भी एक दूसरे से compete कर रहे हैं और प्रदेशों में भी अपनी अपनी competitive edge है। तेलंगाना में अपनी है, महाराष्ट्र में अपनी है, वेस्ट बंगाल में अपनी है, केरला में अपनी है। वो जाके वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे में ये हुनर है और हमारे में ये गुण है, आप हमारे यहाँ आके भी इन्वेस्ट कर सकते जी। हैं। तो ये 2 वे ट्रैफिक है और मुझे लगता है उसको एक्सपोज करना टू दी वर्ल्ड एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपने मेरी बहुत अच्छी अपनी निगाह में, मैं इतने दिनों इतने जी। वर्षों से, क्योंकि 50 से ज्यादा साल हो गए हैं डेवॉस को, और हम लोग पॉलिसी मेकिंग में काफी अहम जगह डेवॉस रखता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रखता है। पहली बार मैंने देखा है कि प्रदेश इतनी अच्छी नुमाइंदगी और इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत सराहना योग ये कदम है। जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रप्शन है वो सुदृढ़ हो। इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कर चुके हैं। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो पेमेंट से जुड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो भारत को कहीं ना कहीं बहुत अलहदा तौर पर पेश करते हैं इस तरह के मंचों पर। कैसे भारत के ये मॉडल्स इन मंचों पर अपनी छाप छोड़ते हैं और कैसे दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं आप ये समझिए उनको भी आगे ले जाने में मदद करते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर आगे खड़ा रहा है कई ऐसे फोरम्स पर। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी अद्भुत चीज बताता हूँ। इस बार डेवॉस में जो मीटिंग चल रही है उसमें एक री इमेजिनिंग ग्रोथ की बात हो रही है। री इमेजिनिंग ग्रोथ में फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात हो रही है। अब आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया उससे मुक्त रहा। 1997-98 का जो एशियन क्राइसिस था वहां पर भी इंडिया मुक्त रहा। उसके बाद कोविड हुआ और कोविड के बाद जो इतनी बड़ी हलचल मची दुनिया में, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, वहां पर भी इंडिया काफी हद तक मुक्त रहा। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कभी भी इतनी हाई नहीं हुई जितनी विदेश में हुई। हमने कोविड के दौरान जो अपने कदम उठाए उससे हम स्टेबिलिटी लेके आए, ग्रोथ हाईएस्ट हम लोग मेंटेन करें, इतनी हलचल दुनिया में मची हुई है। अब इसमें हमारे देश से लोगों को बहुत कुछ सीखना है कि एक देश है जो एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और लार्ज कंट्री है, वो अपने आप को कैसे इंसुलेट करता है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो मुझे, जहां पर आपने टेक्नोलॉजी की बात कही वो तो है ही है,
और क्योंकि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इतना रोबस्ट और स्ट्रांग है, और ऐसे नहीं कि कल ही बन गया। मैंने आपको उदाहरण दिया 97 का, 2008 का, उसके बाद कोविड और उसके बाद का। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रांग जो बना हुआ है, उसके मूल कारण ये है कि हमारी बैंकिंग रेगुलेशन, सुपरविजन और बैंकिंग अपनी गवर्नेंस बहुत सॉलिड है। उसमें हम लोग ने फाइनेंशियल इंक्लूजन भी किया है, ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग 55 करोड़ लोगों को लेके आए अपने साथ, और यूपीआई जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कमाल की बात है। छोटी सी रेडी है, सब्जी वाला है, गोलगप्पे बेच रहा है, अब वहां पर भी जाके सेलफोन से अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो दुनिया को हमसे भी ये चीज सीखनी है कि हमारा जो यूपीआई है कैसे ऑपरेट हो रहा है, और इतना वल्नरेबल होने का, इतने लोगों तक पहुंचने के बावजूद इतना रोबस्ट सिस्टम है। जी। तो मुझे लगता है हमारे को भी, हमारे देश को भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। एक चीज़ और है कि जब हम इतने बड़े बड़े मंचों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि इस तरह के मंचों का इस्तेमाल ख़ास तौर पर उन वैश्विक समस्याओं के निदान के लिए भी चर्चा के लिहाज से एक अहम रोल अदा करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जिससे सभी जूझ रहे हैं, वाटर सस्टेनेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आज दावोस में जो इंडियन पवेलियन है, जो 67वां है, उसमें ड्राइविंग चेंज इन क्लाइमेट एंड वाटर सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा है, जिससे पूरा देश जूझ रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध भगवान ना करे हो तो वो पानी पर होगा। ऐसे में कैसे इस चर्चा में भारत अपने कार्यबल की प्रगति को आगे बढ़ाएगा और महिलाओं का क्या रोल रहेगा प्रशिक्षण के लिहाज से, जब हम कौशल विकास की बात करते हैं, आप इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट को एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो मतलब अपने आप को खुशहाल समझता हूँ कि मैं इस टाइम पे भारत में हूँ। मैं तो अपने आपको पता है IMF की नौकरी छोड़ के इधर आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भारत ही एक देश है जो अभी एकदम गतिशील चल रहा है और एक एग्जाम्पल सेट करेगा। इसमें आपने जो जो चीज़ें कही उस सब में भारत एकदम फ्रंटियर पे चल रहा है। जहाँ पर आप बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप जानते हैं कि G20 के नीचे भी हम लोग ने विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी लीडरशिप प्रोवाइड की थी, और प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता ही है कि लखपति दीदी का भी एक प्रोविज़न शुरू किया था, और इसलिए हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे, हेल्थ इश्यूज पे भी, और कल ही आपने देखा है हाल में नेशनल हेल्थ मिशन को उन्होंने एक्सटेंशन दी है, जहां पर फिर हम विमेन हेल्थ पे काफी फोकस कर रहे हैं। जहां तक डाइवर्सिटी का सवाल है, एक ही इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहां पर हम डाइवर्सिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस मर्जी एंगल से डाइवर्सिटी देख लीजिए, उस एंगल से हम लोग आगे हैं। जहां तक क्लाइमेट का सवाल है, आपको ही पता है कि 2018 में भी हम लोगों ने जाके नेट जीरो, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 2017 में अचीव करूंगा, प्रयत्न हो रहा है कि उससे पहले हो जाए, और इसलिए हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, खास करके सोलर पे काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोग विंड को भी हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। वाटर का जहां तक सवाल है, आप एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन और एग्जांपल ले लीजिए। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहां पर जिस तरीके 45 करोड़ लोगों ने नदी में जाके स्नान करना है गंगा जी में, उनके लिए जो वाटर क्लीनलीनेस का प्रोविजन किया गया है, और जिस तरीके वहां लोग जा रहे हैं, उससे आपको एक इलस्ट्रेशन मिल जाता है कि हम लोग कितना जोर दे रहे हैं। और इसलिए आपने बहुत अहम बात कही है कि जब इंडिया के हम रिन्यूएबल एनर्जी की रेवोल्यूशन की बात करें, तो अभी कल ही इसके जो मंत्रालय की तरफ से जो वक्तव्य सामने आया वो ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ लेवल है रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से वो अभूतपूर्व है अभी के, अगर हम दशक की बात करें। समय कम रहा, लेकिन दावोस पर आपके साथ चर्चा बहुत सार्थक रही। डॉक्टर चरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो दावोस में जिस तरह से हम भारत के विजन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, तो जिस विकसित भारत की संकल्पना की बात की जा रही है, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता और उन सनराइजिंग सेक्टर्स को लेकर, तो फोकस बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर इंडिया इन तमाम मंचों पर अपनी बात कहने और सुनाने की हिम्मत और मादा रखता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़ रहिए TT न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर
जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आसानी से दैनिक आय अर्जित करने के लिए एक निवेश मंच का प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। पीआईबी फैक्ट चेक में इस वीडियो को गलत और भ्रामक बताया गया। ये पूरी तरह से फेक वीडियो है। निवेश मंचों और उत्पादों का प्रचार करने वाले ऐसे भ्रामक और फेक वीडियो से लोगों को बचना चाहिए। बात म्यूचुअल फंड्स की, जहां कम आय वाले समूहों की पहुंच बढ़ाने और भागीदारी को सुविधाजनक और सुनिश्चित करने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड की सैचुटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में सेबी ने देश के छोटे पिछड़े क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने के लिए मात्र 250 रुपये के SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रस्ताव रखा। सेबी के मुताबिक छोटे SIP के जरिए देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सेबी ने कहा कि इक्विटी स्कीम श्रेणी के तहत डेट स्कीम, सेक्टोरल थीमेटिक स्कीम्स, स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम को छोड़कर किसी भी स्कीम में स्मॉल टिकट SIP की पेशकश की जा सकती है। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए इकोनॉमी टुडे के फोकस में। आप जुड़ रहिए DD न्यूज़ के साथ। बाकी खबरों के लिए नमस्कार। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए कच्चे जूट पर MSP में इजाफा कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष के लिए कच्चे जूट के लिए MSP को बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। यह कच्चे जूट की पिछले MSP से 315 रुपए प्रति क्विंटल यानी 6% ज्यादा है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। EPFO ने नवंबर 2024 के दौरान लगभग 15 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार 18 से 25 आयु वर्ग में लगभग 5 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जबकि 2.5 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी हैं। इससे पहले EPFO ने अक्टूबर 2024 में लगभग 13 लाख सदस्य जोड़े थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऐलान किया कि एक्सचेंज पर यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 11 करोड़ को पार कर गई है। इसके साथ ही कुल क्लाइंट अकाउंट की संख्या 21 करोड़ से अधिक हो गई है। NSE पर निवेशकों की संख्या भी 5 साल में 3.6 गुना हो गई है। भारत सरकार और कोरिया गणराज्य ने भारत में मेकाट्रॉनिक्स में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण नामक तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए नोट्स के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना कोरिया अंतर्राष्ट्रीय यानी KOICA के सहयोग से संचालित की जाएगी। यह परियोजना मेकाट्रॉनिक्स में शिक्षकों की क्षमता निर्माण में मदद करेगी। HCL टेक हैदराबाद में एक नई टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत के साथ अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का विस्तार कर रही है। इस केंद्र से 5,000 नौकरियों का सृजन होगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में HCL टेक के CEO C विजय कुमार ने जानकारी दी। UPI वाले क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में 20% मासिक की वृद्धि हुई है। फिनटेक कंपनी कीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक कार्ड से औसतन 40,000 का लेन देन प्रति माह कर रहे हैं, जो आम क्रेडिट कार्ड की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। ओयो भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख धार्मिक केंद्रों पर 500 नए होटल खोलेगी। यह होटल अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पुरी, हरिद्वार, मथुरा, अमृतसर, उज्जैन, नासिक और तिरुपति जैसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों पर केंद्रित होगा।